और एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर 5, जिसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और इसे देखा जाए तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है। चलिए, वह गुण जो माता पिता से उनके संतान में वंशानुगत होते हैं। जैसे कोई लक्षण है, जैसे मेरा लक्षण है, मेरे बच्चों में जाएगा, तो उस लक्षण को आप क्या कहेंगे, उस गुण को क्या कहेंगे, बताइए। संतानों में वंशानुगत होते रहेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, आनुवांशिक कहेंगे या आनुवांशिकता कहेंगे या आनुवांशिक गुण कहेंगे। तो वह गुण के बारे में बता रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुवांशिकी होगा कि आनुवांशिकता होगा कि आनुवांशिक गुण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, आनुवांशिक गुण। यहाँ पे लक्षण भी रहता था, आंसर हो जाता है, ठीक है, आनुवांशिक गुण या आनुवांशिक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो है ना। चलिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता, यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ होगा आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता का स्टडी किया जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे, तो अनुवांशिकी कहेंगे, अनुवांशिकता कहेंगे, अनुवांशिक गुण कहेंगे, क्या कहेंगे इसमें बताइए। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा बताइए। ये तो अभी बताया गया कि गुण को कहेंगे अनुवांशिक गुण, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा फटाफट हम लोग। अनुवांशिकता का पिता, जो अनुवांशिकता का जो खोज किया सर्वप्रथम, वो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम अनुवांशिकता के बारे में लोगों को बताया, समझाया। चलिए, क्या है भाई, ग्रेगर जोहान मेंडल या विलियम बेटसन, टी.एच. मॉर्गन, ह्यूगो डी व्रीज। ऐसे तो सबका संबंध अनुवांशिकता से है, लेकिन अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। चलिए, आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया। जैसे कि लोग देखते होंगे आप लोग की जन्म कोई और देता है, नामकरण कोई और कर देता है, यानी नाम रख देता है कोई और, मौसा, चाची, फूफा, जो भी लोग रख देते हैं नाम। तो ऐसा ही अनुवांशिकता का खोज तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था, लेकिन उस शब्द का जो टर्म, जो शब्द है अनुवांशिकता, जो टर्म है, जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था भाई। ग्रेगर जोहान मेंडल, विलियम बेटसन, बताइए, अभी नाम लिए थे, टी.एच. मॉर्गन, ह्यूगो डी व्रीज। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम बेटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न युग में अनुवांशिकता का पिता आप किसे कहेंगे, इस मॉडर्न काल का। तो इस मॉडर्न काल का अनुवांशिकता का पिता राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन तो वही है, तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेटसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है, अनुवांशिकता जो है, प्रायोगिक अनुवांशिकता का जनक किसे कहेंगे, पिता किसे कहा जाएगा, बताइए। प्रायोगिक तौर पे अनुवांशिकता का पिता किन्हें कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन वही है और सिर्फ आंसर आपको बताना है, तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ह्यूगो डी व्रीज, क्या होगा, ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं को अनुवांशिकता का जनक किस रूप में जाना जाता है, प्रायोगिक अनुवांशिकता का जनक, क्योंकि ह्यूगो डी व्रीज ने बहुत सारा काम किया है अनुवांशिकता के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन है कि मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग किया था, तो बताइए मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग जो है वो किस पौधे पर किया था, मटर, सरसों, गेहूं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, है ना, मैट्रिक्स से ही पढ़ते आ रहे हैं भाई, मटर के पौधे पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू ध्यान से सुनेंगे,
मेंडल ने 7 वर्षों तक अनुवांशिकता का प्रयोग किया। बहुत अच्छी बात है, 7 वर्षों तक अनुवांशिकता का प्रयोग किया। तो सेशन क्या था उनका, चलिए बताइए। 1954 से 61 तक, 56 से 63 तक, 58 से 1800, सॉरी 1900 बोल दिए थे, 1854 से 61, 1856 से 63, 1858 से 65। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होंगे तो जरूर इसके बारे में समझ रहे होंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता होगा कि मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। एक ब्रुन नामक गांव था, है ना। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में एक शहर है जिसका नाम है ब्रुन, और उसी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिलिसिया। क्या नाम पड़ता है बाबू, सिलिसिया है, सिलिसिया। सिलिसिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बताइए कि जन्म 22 जुलाई 1822, राइट आंसर क्या होगा, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रट जाएंगे। ये देखिए समझने की चीज नहीं, वो रटने की चीज है। जो रटने वाला बात है उसको रटिए, जो समझने की चीज है उसको समझिए। द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, आप सभी को पता है कि मेंडल ने अनुवांशिकता का प्रयोग किया, अनुवांशिकता का खोज किया, तो उसमें हाइब्रिड नस्ल का प्रचलन किया। हाइब्रिड मतलब होता है संकर, जो आज देखते होंगे हाइब्रिड धान, गेहूं, जो भी चीजें आप फसल में देखते हैं हाइब्रिड, वो प्रचलन जो एक तरह से किया था वो मेंडल ही किए थे। ठीक है, तो बताइए कि उसी को कहा जाता है, उनके जो किताब जो उन्होंने लिखा था पत्रिका मैगजीन, उसका नाम था दी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई राइट आंसर तो ऐसे ही बता दिए खुल्लम खुल्ला भाई, है ना, मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मेंडल को अनुवांशिकता के नियमों को पुनः, है ना, प्रकाशित किया। जैसे मेंडल ने क्या किया था कि भाई मेंडल ने प्रकाशित जब अपना मैगजीन किया और उसको ले जाकर के ब्रुन के जो क्या कहते हैं साइंस कॉलेज जो होते हैं, जहाँ जैसे कि कोई भी वैज्ञानिक बनता है तो जो भी चीज खोज करता है तो उसको ले जा करके साइंस कॉलेज में, साइंस का जो साइंटिस्ट का जो साइंस नहीं, साइंटिस्ट का जो एक तरह से यूनिवर्सिटी जैसा होता है, वहां ले जाकर जमा किया जाता है। हर एक कंट्री में ऐसा होता है। तो भाई उनका जो भी पत्रिका उन्होंने जो भी लिखा था अनुवांशिकता के प्रति, जैसे द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम का अभी जाने कि उनकी पत्रिका का नाम था, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको 34 वर्षों तक गुमनामी के अंधेरों में क्या था, दबा हुआ रह गया था। 34 वर्षों तक गुमनामी के अंधेरों में दबा हुआ रह गया था। 1866 से लेके 1900 तक, है ना, 1866 से लेकर के 1866 से लेकर के 1900 ईस्वी तक इनके कोई भी पत्रिका को पढ़ने लिखने वाला नहीं था। तो 1900 ईस्वी में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो फिर से इनकी पत्रिका को पढ़ना शुरू किया, कौन कौन वैज्ञानिक थे बताइए, हीगो डिब्रीज, सेरमॉक, कार्ल कोरेंस। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सबने मिलकर के फिर से रीओपन किया था इनके अनुवांशिकता के नियमों को, है ना, और फिर से प्रकाशित किया, लोगों तक पहुंचाया, तब मेंडल के बारे में लोग जाने। ना तो हम लोग कुछ जानते मेंडल के बारे, जब तक ये 3 वैज्ञानिक नहीं रहते तो हम लोग मेंडल का नाम भी नहीं जान पाते। और उस समय एक और बात है कि उस समय एक चार्ल्स डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड पॉलिटिकली में भी ठीक था, इकोनॉमिकली में भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली था, जिसके कारण वर्चस्व उसका था। और इसका भाई ये छोटे से कंट्री के रहने वाले थे। अगली बात है, चलेंगे भाई, एक संकर संकरण में मेंडल ने किन 2 विपरीत लक्षणों के बीच आपस में परागण करना है। तो मेंडल ने क्या किया था, एक पौधा का प्रयोग किया मटर में लंबा, और दूसरा पौधा का प्रयोग किया था बौना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बहुत अच्छी बात है, लंबा और बौना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर वही क्वेश्चन, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबा देता है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़ा को, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। एक जीन का माने एक प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, वो तो अलग बात हो गया।
प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण को दबा देता है तो उसे प्रभाविता का नियम कहेंगे। लेकिन अगर मान लिया जाए एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबा देता है तो उसे इपीस्टेटिस बोलेंगे। स्टेटिस प्रभाविता उत्परिवर्तन क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इपीस्टेटिस होगा। अगर जीन के जोड़ा दबाता है तब ऐसी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ना। फिर कहता है कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देते हैं। देखिए अब क्या होगा भाई, प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तो अगर प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है तब उस प्रक्रिया को उसको बोला जाएगा, है ना, उसको बोला जाता है अप्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर जीन का एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबाएगा तो उसको बोलेंगे इपीस्टेटिस। और अगर मान लिया जाए कि अगर एक प्रभावी जीन के लक्षण जो है दूसरे अप्रभावी जीन के लक्षण को दबाएगा तो उसको बोलेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक है, एक संकर संकरण का जीनोटाइप क्या होगा बताओ? बहुत अच्छे, एक संकरण का जीनोटाइप आप लोग जाने होंगे कि एक लंबा, एक शुद्ध लंबा, दो हाइब्रिड लंबा और एक बौना। तो यहाँ पे राइट आंसर देखे जाए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये जीनोटाइप की बात हो गया। फिनोटाइप रहता था 3:1। वही क्वेश्चन देखे, फिनोटाइप पूछ दिया तो फिनोटाइप क्या होगा? 3:1 होगा। 3:1 फिनोटाइप की बात किया जाए तो 3:1 होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। निम्न में से मेंडल द्वारा नियम दिया गया है। कौन कौन ऐसे मेंडल ने, आपको पता होगा कि 4 नियम दिए थे, है ना, जिसमें क्या प्रभाविता का नियम दिया था, बिल्कुल दिया था। जीन के जोड़े का नियम दिया था, बिल्कुल दिया था। पृथक्करण नियम दिया था, बिल्कुल दिया था, है ना। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, जिनसुत्ता का नियम, जिनसुत्ता का नियम को ही कहा जाता है पृथक्करण नियम। आने की राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लग रहा होगा। निम्न में से मेंडल का प्रथम अनुवांशिकता का नियम, 4 नियम भाई देखिए चारों लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा नियम मेंडल ने सर्वप्रथम दिया था? तो मेंडल ने सर्वप्रथम नियम कौन दिया? जीन के जोड़े का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम, या इसी को जीन शुद्धता का नियम कहा जाता है, स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो बताइए इनमें से चारों में से मेंडल ने कौन सा नियम पहला दिया? तो जीन के जोड़े का नियम दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा। पृथक्करण नियम को अन्य नाम से, अभी बोल ही रहे थे कि पृथक्करण नियम को और भी नाम से जानते हैं, लिखा हुआ था यहाँ में, तो आप तो जानते ही होंगे कि पृथक्करण नियम का दूसरा नाम है जीन शुद्धता का नियम। जीन शुद्धता का नियम। ठीक है, चलिए आगे की बात सुनिए। पृथक्करण नियम या जीन शुद्धता का नियम लागू होता है तो किस पे लागू होता है बताइए? एक संकर पे ही है, लेकिन क्या प्रथम पीढ़ी पे या द्वितीय पीढ़ी पे? प्रथम एक संकर संकरण के प्रथम पीढ़ी पे, एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी पे, द्विसंकर संकरण के प्रथम पीढ़ी पे, द्विसंकर की तो बात ही मत कीजिए। द्विसंकर में पृथक्करण नियम नहीं आएगा। पृथक्करण नियम देखिए एक संकरण का ही है, तो एक संकरण का ही है, तो यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी में इसका खोज किया गया। ठीक है, चलिए उसी पे नाम नियम लागू होता है। ठीक है, आगे की बात। मेंडल ने द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया था। सही बात है, क्या क्या प्रयोग किया था? 2 जोड़ा विपरीत लक्षण प्रयोग किया था। तो बताइए इसमें क्या क्या होगा? विपरीत लक्षण होना चाहिए, जैसे गोल है तो गोल का उल्टा उधर होना चाहिए झुर्रीदार। तो यहाँ तो हरा है, ये तो होगा नहीं। गोल है यहाँ पे झुर्रीदार, ये मिल रहा है भाई। पीला है तो हरा, ये ठीक, यही होगा आंसर। गोल का उल्टा झुर्रीदार और पीला का उल्टा हरा, यही डाई हाइब्रिड क्रॉस में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप क्या होगा बताइए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी बताएं कि इसमें से डाई हाइब्रिड क्रॉस में कौन कौन से आएंगे। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 संतान बने थे भाई, 16 के बारे में। तो यहाँ पे
ये सही है, डाइट जीनोटाइप पूछ रहा है तो फिनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप है। ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ये दोनों में से। अब इसमें टाइपिंग गलत तो हो गया शायद, क्या है इसका आंसर होता है 1 अनुपात। अगर ये गलत देखा जाए तो इसको चलिए, आंसर तो यही होगा। चलिए इसको करेक्शन करते हैं, देखते हैं फिर से। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तब वो होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए इसे को लाते हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, है ना। जोड़िए पहले 16 आता है कि नहीं। 3 2 5 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 3 16। ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिए एक साथ तो क्या हो जाएगा 9। इसको काउंट कर लेंगे तो 3, और इसको कर लेंगे तो 3, और फिर बच गया 1, है ना। तो ये हो गया फिनोटाइप, है ना, ये हो गया फिनोटाइप, और ये हो गया जीनोटाइप। यहाँ ऑप्शन गलत लिखा गया है ना, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट मेरे हैं सुधार लेंगे। चलिए आगे की बात, कहता है कि स्वतंत्र विवहन के नियम लागू होता है। स्वतंत्र विवहन का नियम मेंडल ने कहा था कि कोई भी जीन के लक्षण किसी भी जीन के लक्षण से जुड़ने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे नेता लोग क्या भाई, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जुड़ जाएंगे, इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में जुड़ जाएंगे। हमारे देखिए ना नीतीश जी भाई, किसी भी पार्टी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो नियम है उनका, तब मिलते हैं। और झूठ मूठ के अफवाहें फैला दे कि पलटू राम है, अलग बात है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे स्वतंत्र होता है जीन। जैसे नेता लोग स्वतंत्र है, वैसे ये यहाँ पे है ना। स्वतंत्र विवहन का नियम लागू होता है, तो स्वतंत्र विवहन का नियम जो है द्विसंकरण में लागू होता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, द्विसंकरण में 2 अब बच गया। तो स्वतंत्र विवहन का नियम प्रथम में तो प्रभाविता का नियम लागू होता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में लागू होता है, द्विसंकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी में लागू होता है स्वतंत्र विवहन का। चलिए मजेदार क्वेश्चन ही देख रहे होंगे आप। मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल देखिए देखिए, जहां रूल है वहां अपवाद होता है ना। अपवादें तो लगी ही रहती हैं, यहाँ भी मेंडल के नियम का अपवाद है। क्या क्या अपवाद है देखते हैं। क्या पूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, सहलग्नता, बहुविरलता के सभी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी। ये सब मेंडल के नियम का फॉलो नहीं कर पाता है, ये मेंडल के नियम के अपवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना है कि मेंडल का नियम हमेशा फेल नहीं करता है। अगर पूरा फेल कर जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, नहीं जानते, है ना। तो कहीं कहीं फेल करता है, किन्हीं किन्हीं जीवों में फेल करता है, हर जीवों में फेल नहीं करता है। ठीक है, चलिए जब प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण संतान पर समान रूप से अपना प्रभाव दिखाते हैं, तब उसे क्या कहेंगे। जैसे कि प्रभावी लक्षण जितना रहेगा उतना ही अप्रभावी लक्षण का प्रभाव पड़ेगा, तब उसे आप क्या कहेंगे। क्या प्रभाविता, प्रभाविता में प्रभावी लक्षण का प्रभाव अधिक, अप्रभावी का कुछ भी नहीं। सप्रभाविता में जितना प्रभावी का उतना अप्रभावी का। अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी का अधिक, अप्रभावी का कम। असहलग्नता तो भाई जिधर जिधर क्रोमोसोम जाएगा उधर उधर जीन जाता है, तो उसको सहलग्नता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो सह प्रभाविता होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। देखिए सप्रभाविता का जीनोटाइप फिनोटाइप सेम होता है, ठीक है, दोनों एक होता है। तो सप्रभाविता, तो ये तो डाई हाइब्रिड का है, ऐसे ही देख रहे हैं, ये डाई हाइब्रिड का है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, ये है डाई हाइब्रिड इसमें नहीं करवाया गया था, इसमें मोनो हाइब्रिड ही करवाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1:2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्रभाविता प्रदर्शित करता है ना, एबीओ मीरा चली बिलीस जलापा सॉरी मटर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव रक्त, इसी से देखिए मानव रक्त जो है ए बी एफ बी एंड ओ, ये तो नहीं, ये तो अपूर्ण प्रभाविता मटर प्रभाविता में राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए बी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभाविता का खोज किसने किया था। देखिए अपूर्ण प्रभाविता का खोज किया था कार्ल कोरेंस ने, और जो है ना कार्ल कोरेंस ने जब खोज किया था
मिराविलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट जिसको बोलते हैं, है ना। कृष्णवंशी, यदुवंशी पुष्प के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। आगे, अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा, दोनों सेम होगा, जितना जीनोटाइप उतना ही फिनोटाइप। क्या 9:3:1 होगा कि 3:1 होगा कि 1:2:1 होगा? क्या होगा राइट आंसर? तो सी होगा, ठीक है। बहुत मजे आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है अगर आप लेसन पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो अच्छा लग रहा होगा। अपूर्ण प्रभाविता का खोज किस पौधे में किया गया? अभी बता रहे थे, देखिए अभी बता रहे थे, मिराबिलिस जो जलापा पौधा है उसी में अपूर्ण प्रभाविता का खोज किया गया था, ठीक है। जब लक्षण यार लगता है गड़बड़ हो गया यहाँ पर, जब प्रभावी होना चाहिए, जब प्रभावी लक्षण का प्रभाव अधिक, अब क्वेश्चन देखिए, जब प्रभावी लक्षण का प्रभाव अधिक और अप्रभावी लक्षण का प्रभाव कम पड़ता है तब उसको क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, और ये सह प्रभाविता, सहलग्नता। प्रभावी का अधिक है और मान लीजिए प्रभावी का 80% है, तो अप्रभावी का भी कितना होना चाहिए? 20% भी होना चाहिए। तो दोनों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन एक का ज्यादा एक का कम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन का पाया जाना क्या कहलाता है? किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक जीन का पाया जाना बहुएलिलता, क्या बोलेंगे इसे? बहुएलिलता बोलेंगे, या सहप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता। तो बहुएलिलता को बहुविकल्पता भी कह सकते हैं, मल्टीपल एलिलोफॉर्म, मल्टीपल एलिल। बहुविकल्पता भी इसे कहा जाता है, बहुविकल्पता, है ना। बहुविकल्पता के नाम से भी जाना जाता है ना, बहुविकल्पता, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, मानव रक्त एबीओ प्रदर्शित करता है? बहुविकल्पता, सहप्रभाविता या फिर सहलग्नता? तो मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? आपके हिसाब से भी देखिए, आपके हिसाब से क्या करना है भाई, जो आंसर है सो बोलना है, तो दोनों हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, रक्त का खोज आप जानते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे कि रक्त का खोज कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब है सर्वदाता रक्त समूह, सबको जानते हैं, सर्वदाता सबको देने वाले ब्लड ओ होते हैं और सबसे ब्लड लेने वाले एबी होते हैं। तो सर्वदाता ओ, सबको दान करने वाले ओ, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, भगवान इनको लंबी आयु दे, ओ ब्लड ग्रुप वाले को, क्योंकि इनसे बहुत सारे लोगों को ब्लड डोनेट किया जा सकता है ना, है ना। ये ब्लड ग्रुप ओ जो है सर्वदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? बताइए जी। सर्वग्राही रक्त समूह जो है, सबसे ब्लड लेने वाला जो होता है वो एबी होता है, ठीक है। बहुत मजेदार ये सब क्वेश्चन है, रट जाइए। रक्त के जीन को सूचित करते हैं, जैसे कि रक्त के जीन, देखिए शरीर जो है ना पूरा, ये पूरा शरीर बना है जीन से, ठीक है। ब्लड हमारे अंदर लार हो, हमारे अंदर एंजाइम हो, प्रोटीन हो, जो भी चीजें, उस सब का निर्माण जीन करता है। ये हेयर हो, स्किन हो, कलर हो, आंख हो, नाक हो, दांत हो, जीव, बॉडी के ऑल पार्ट जीन से बनते हैं, ठीक है। तो जीन से बनते हैं, तो ब्लड भी जीन से बना है, तो जीन को सूचित किससे करेंगे? तो जीन को सूचित करते हैं आई से, ठीक है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के समूह ए का जीनोटाइप, तो ए का जीनोटाइप 2 होता है, क्या क्या ऑप्शन देखे? ए का जीनोटाइप, ये भी है, सही है, ये भी है, सही है, यही से तो पता चल गया ये दोनों होगा राइट आंसर, ये तो ओ का हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह बी है, तो क्या कहते हैं, पिता का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है ना। जैसे ओ के लिए आई ओ होता है, ठीक है, और बी के लिए होता है आई बी होता है, या तो आई ओ होता है। तो बताइए कि अगर पिता का ऐसा वाला जीनोटाइप रहेगा तो बच्चा कभी भी पैदा जो है
सॉरी सॉरी, अगर ऐसा पिता का जीनोटाइप रहेगा तो कभी बच्चा ओ पैदा हो सकता है, नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए IBIO होना चाहिए। तो राइट आंसर कहां पे है? IBIO, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह ओ के लिए सही कथन है। अब आ गया भाई एंटीजन एंटीबॉडीज, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो रक्त समूह ओ के लिए सही कथन है, रक्त समूह ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। क्या उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है? हाँ, तो एंटीजन कहाँ होता है? नहीं होता है। AB में एंटीजन होता है, A में एंटीजन होता है, B में एंटीजन होता है, लेकिन O में एंटीजन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो अनुपस्थित हो गया। ठीक है, फिर कहता है एंटीबॉडीज उपस्थित होता है। क्या इसमें एंटीबॉडीज होता है? बिल्कुल होता है, एंटीबॉडीज भी होता है। क्या एंटीजन अनुपस्थित होता है? ये गलत है भाई, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त समूह AB के लिए सही कथन है। बताइए रक्त समूह AB के लिए क्या सही कथन है? क्या रक्त समूह AB के लिए सही कथन है एंटीजन उपस्थित होता है? AB के लिए एंटीजन उपस्थित होता है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। एंटीजन अनुपस्थित होता है, ये गलत बात है। एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, तो ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A और C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहलग्नता का खोज किसने किया? डायरेक्ट रटिए, इसमें कुछ झोल झाल नहीं भाई, तो डायरेक्ट रटना है। TH मॉर्गन ने सहलग्नता का खोज किया था। एक फलमक्खी है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, उसी में खोज किया था। ठीक है, सहलग्नता का खोज हुआ था, सहलग्नता का खोज हुआ था क्या? मटर के पौधे में हुआ था, ड्रोसोफिला मेले, अरे भाई अभी बता रहे थे, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में ही इसका खोज किया गया था। फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। अब कहता है किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या 20 है तो उसमें सहलग्नता वर्ग कितना होगा? देखिए जितने सहलग्नता वर्ग के बारे में आप जान लीजिए। 2 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 नंबर का भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी है। किसी जीव में जितना क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम कहिए, क्रोमोजोम कहिए, किसी भी जीव में जितना क्रोमोसोम होता है उसका आधा सहलग्नता वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में मान लिया जाए 46 क्रोमोसोम है, तो इसका आधा 23 जो है सहलग्नता वर्ग कहलाएगा। तो मनुष्य का सहलग्नता वर्ग क्या होगा? 23 हो जाएगा। तो राइट आंसर बताइए कि किसी का गुणसूत्र 20 है तो सहलग्नता वर्ग कितना होगा? तो सहलग्नता वर्ग 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है किसी एक क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन या एलील अर्धसूत्री विभाजन, जैसे एक क्रोमोसोम है, अर्धसूत्री विभाजन के समय भी जीन पृथक, देखो यहाँ गलत हो गया टाइपिंग में शायद। किसी एक क्रोमोसोम पर, जैसे एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन, मान लीजिए ये सब जीन है और जीन के जोड़े को एलील कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अंडाणु शुक्राणु बनता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय बिना पृथक हुए, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए बिना पृथक माने अलग, बिना पृथक हुए उसी अवस्था में वंशानुगत होते रहते हैं। जैसे हम लोग को माता पिता क्या दिए हैं? क्रोमोसोम दिए भाई। ठीक है, 23 माता से 23 पिता से आया है। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 1 नंबर में आंख बनाने वाला जीन है, ये अगर मदर का है तो ये फादर का है, तो भाई 1 नंबर पे पिता में भी आंख बनाने वाला जीन होगा और ये दोनों लीनियर लाइन पर एक सीधी रेखा पर होगा, इसी का नाम तो सहलग्नता है। तो क्या अपनी स्थिति को चेंज करता है अगर माता पिता से बच्चों में आएगा? तो नहीं चेंज करता है। तो नहीं चेंज करता है तो उसे ही कहते हैं सहलग्नता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहलग्नता। फिर कहता है नया क्वेश्चन, युग्मक जनन के दौरान एक जीन पर एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अदला बदली को, माने जीन का अदला बदली, जो एक्सचेंज ऑफ जीन की अदला बदली जो हो रही है, उस जीन की अदला बदली को आप क्या कहेंगे? बताइए क्या कहेंगे? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? बी, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट भाई क्रॉसिंग ओवर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में। देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, कोशिका विभाजन के समय का, जो अर्धसूत्री विभाजन से अंडाणु शुक्राणु मतलब युग्मक बनते हैं, उसी का एक स्टेज है, एक अवस्था है। कोशिका विभाजन का एक स्टेज है जिसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा जाता है, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बात बताया गया है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही हम लोग एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, सारी लड़कियां एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग, मतलब दुनिया में जो लैंगिक जनन करते हैं ना, एक दूसरे से अलग होते हैं, उसका रीजन क्या है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो जाइगोटीन अवस्था में अलग क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन, पैकिटीन, क्या क्या होगा राइट आंसर, तो बताइए यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा पैकिटीन अवस्था में जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का खोज किसने किया, बताइए, क्रॉसिंग ओवर का खोज किसने किया? टीएच मॉर्गन ने, कार्ल कोरेंस ने, मिलर ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। टीएच मॉर्गन नहीं किया था भाई, है ना, टीएच मॉर्गन, इसीलिए तो अनुमान प्रायोगिक अनुवांशिकता का जनक टीएच मॉर्गन को कहा जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, टीएच मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर का खोज किया, ठीक है। फिर कहता है क्रॉसिंग ओवर का खोज किया गया था, किसमें किया गया था, बताइए। क्रॉसिंग ओवर का खोज जो है किस में किया गया था? क्या ड्रोसोफिला मिराबिलिस मटर, इनमें से क्या होगा? राइट आंसर बताइए। तो मेलानोगेस्टर में खोज हुआ था, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर जिसको फल मक्खी कहते हैं, उसी में क्रॉसिंग ओवर का भी खोज किया गया था। मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता का खोज हुआ। मटर के पौधे में अनुवांशिकता का यानी कि प्रभाविता का नियम यानी कि एक संकरण द्विसंकरण मेंडल ने किया था मटर के पौधे में। इसमें 4 जो अपने नियम दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। एक ही माए बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक दूसरे से अलग, आखिर ये क्या है भाई, अलग क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या क्रॉसिंग ओवर रीजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, युग्मक जनन है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए युग्मक जनन तो है, सही है, अर्धसूत्री विभाजन भी है कारण, लेकिन सबसे पास में कौन है, नजदीक कौन है? तो नजदीक कौन है भाई? क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं, वेरिएशन, चेंजिंग, तो ये जो उजागर कब होता है भाई? विनिमय के समय कि स्वतंत्र संकलन के समय, संलग्नता, विनिमय होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है विनिमय, विनिमय का मतलब है लेन देन, जितना जिन लेना है उतना जिन देना है, जिस जगह से लेना है जिनको उसी जगह पे उसको छोड़ना है दूसरा, ठीक है, तो उस क्रिया को कहते हैं विनिमय। तो राइट आंसर हो जाएगा विनिमय के कारण, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर कहता है बच्चे के जन्म से पहले माता के गर्भ में संतान को यह पता लगाना है कि नर है या मादा। जैसे कोई महिला प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो उसके गर्भ में बच्चा क्या है, नर है या मादा, इसी का पता लगाने को आप क्या कहेंगे बताइए? सिंपल सी बात में लिंग जांच कहेंगे, भ्रूण जांच कहेंगे, लिंग निर्धारण कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। लिंग जांच नहीं कहेंगे, भ्रूण जांच नहीं कहेंगे, राइट आंसर क्या होगा? लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण बोलेंगे, ठीक है ना। फिर कहता है कीटों में गुणसूत्र कितना होता है? कीट, कीट जैसे ग्रास हॉपर, टिड्डा वगैरह होता है, ये तो मनुष्य का है भाई, ये बच्चियों का है, ये होना चाहिए। लेकिन मादा तो ठीक है, लेकिन नर में प्रॉब्लम आ गया, नर में होना चाहिए कि आपको XX होना चाहिए। राइट आंसर ये होगा, लेकिन सुधार लेंगे, गलत है वहां, ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नर हेट्रोगैमिटी, माने नर में गुणसूत्र जो होगा वो चेंज होना चाहिए। जैसे हम लोग में ना कि XY नर, हम लोग हेट्रोगैमिटी है, ठीक है। हेट्रोगैमिटी इनमें से कौन है बताइए? मनुष्य में हेट्रोगैमिटी है, पक्षियों में हेट्रोगैमिटी है, पक्षी में, नर में हेट्रोगैमिटी, नर में तो जेड होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मादा हेट्रोगैमिटी, मादा में गुणसूत्र, देखिए गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, तो दोनों गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र अंतिम जोड़ा जो है, तो बताइए कि मादा में कौन ऐसे जीव है जिनका लिंग गुणसूत्र जो होता है वो अलग अलग रहेगा? जैसे कि मनुष्य में मादा में XX है तो वो हेट्रोगैमिटी नहीं है, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन है?
तो पक्षियों का होता है जेड, जेड होता है नर में, और जेड डब्लू होता है किस में, मादा में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षियों में गुणसूत्र होते हैं, ठीक तो भाई है, पक्षियों में लिंग गुणसूत्र क्या होगा, जेड 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 डब्लू। ठीक है, याद रखना। फिर कहता है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, अलग अलग, मानव युग्मक कहेगा तो गड़बड़ा जाओगे, लेकिन हाँ सही है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्या 23 जोड़ा होती है, तब तो 46 हो जाएगा, सही है। क्या 46 होती है, ठीक है। 44 होती है, नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में, आह क्वेश्चन तो गजब का है, युग्मक की बात कहा जा रहा है, युग्मक, यहाँ बच्चा फंसते हैं भाई, तो युग्मक में कहेगा तो जोड़ा उड़ा कुछ नहीं भाई, जोड़े की बात करते नहीं है, जैसे शुक्राणु कह सकते हैं युग्मक है। ठीक है, अंडाणु कहेंगे युग्मक है। ठीक है, अंडाणु कहेंगे युग्मक है। ये शुक्राणु होता है 22 प्लस x होता है, या तो 22 प्लस y होता है, लेकिन अंडाणु 22 प्लस x होता है, तो 23 गुण सूत्र होगा। कहाँ देख रहे हैं कि आप 46 है, बहुत सारे बच्चे 46 लगा देते हैं। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा मात्र 23। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, बताइए। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या अभी बताए हैं, एक्स भी बोलाता होता है, वाई वाला भी, 23 होना चाहिए जोड़कर, 23 23, ये तो मादा में, ये तो कभी हो नहीं सकता है। शुक्राणु में ये जो है ना 50% वाई होता है। ठीक है, अब 50% एक्स होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भी दोनों। और मानव शुक्राणु होते हैं 50% एक्स, 50% वाई, 100% एक्स, ये भी दोनों, अभी तो बता रहे थे कि ये भी दोनों हो जाएगा, 50% एक्स होता है, 50% वाई। थैंक यू, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, अभी परीक्षा का टाइमिंग चल रहा है, आप सभी अधिक से अधिक फॉलो करें और शेयर करें, है ना, पूरा छितरा दीजिए, है ना, ताकि आज सभी बच्चों को पढ़ने में सुविधा प्राप्त हो। ठीक है, जय हिंद।